हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस की जो हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है मेहनत का महोत्सव। और इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और रोज आप लोगों को टेस्ट मिल रही है। टेस्ट के साथ साथ में आप लोग जो है 7th डे पर महा टेस्ट देने वाले हो, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि 7 दिन में आप लोगों ने कितनी सारी चीजें सीखी है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं, आप लोगों की सफलता की तरफ में एक और कदम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाइक एंड शेयर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सेशन को कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेशन हम लोग आपके लिए लेकर आ सके। कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज सेशन है। ठीक है, जो मैंने कल कमेंट के अंदर में देखा, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, एक बड़ा वाला सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए आने वाला है अभी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों को बोला गया है कि सिमोना हालेप, ठीक है, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ठीक है, तुम्हारी चचा की लड़की है ये, इसने संन्यास ले लिया। आपको बताना है कि इनके बारे में कौन सा वाला जो है कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखिए ये टेनिस की खिलाड़ी थी। ठीक है, इमेज से अगर आप लोग देख पा रहे हो, कोई एजुकेटेड गेस भी लगा पा रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, टेनिस की खिलाड़ी थी, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक चांसेस है फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस टेनिस की प्लेयर रही है। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में क्या किया है, 33 ईयर्स की एज के अंदर में संन्यास ले लिया है। ठीक है, 33 साल की उम्र में इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है, संन्यास ले लिया है उन्होंने टेनिस से। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर मैं बात आ रही है तीसरे वाले स्टेटमेंट की, कि ये स्लोवाकिया की नागरिक है। ये स्लोवाकिया की नहीं है, ये कहां की है, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये है रोमानिया की। ठीक है, तो स्लोवाकिया की नहीं है, रोमानिया की है, रोमानिया। ठीक है, रोमानिया, रोमानिया देश की है ये। ओके, तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो आपसे करेक्ट वाला पूछा था यहां पर में, तो पहला और दूसरा, ओनली 1 और 2। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम के अंदर में आने के बहुत अधिक चांसेस है, इसी वजह से पहले नंबर पे इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। और ये आज आप लोगों की जो मेहनत का महोत्सव टेस्ट है उसके अंदर में भी पक्का इसको डालेंगे हम लोग आज शाम में। ठीक है, हर रोज जो है आपको पता है फ्रेंड्स की 7 दिन तक टेस्ट होने वाली है, और आप लोगों का 7वें दिन महा टेस्ट है। सभी को पता है ना, हाथ ऊपर करके बता दो, कोई ऐसा तो है नहीं जिसको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, सबको पता है। चलिए, तो फ्रेंड्स वो टेस्ट के अंदर में भी ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी ना किसी तरीके से जरूर देंगे, ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो प्लीज ये याद रखिएगा आप लोग, ये है स्लोवाकिया। ठीक है, ठीक है, ब्रेटिस्लावा जो है इसकी राजधानी है। ये यहां से बिलोंग नहीं करती। कहां से बिलोंग करती है तुम्हारी चाचा की लड़की? ठीक है, रोमानिया से बिलोंग करती है, जिसकी राजधानी है बुकारेस्ट। ठीक है, तो ये बुकारेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोमानिया की राजधानी है। तो आप लोगों को मैप के थ्रू भी बता दिया, यूरोप के अंदर में ये कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, स्लोवाकिया, ठीक है, उसकी राजधानी है ब्रेटिस्लावा। ठीक है, और ये जो सिमोना हेलेप है, ये कहां से बिलोंग करती थी? रोमानिया से बिलोंग करती थी। ठीक है, रोमानिया से। तो रोमानिया की नागरिक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वो कहां से बिलोंग करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सभी लोग लिख देंगे। ठीक है, सिमोना हेलेप जो है कहां से बिलोंग करती है? ठीक है, सिमोना हेलेप, ठीक है, रोमानिया से बिलोंग करती है, टेनिस की खिलाड़ी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से खेल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली खिलाड़न है, खिलाड़न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? अब ये आप लोगों को बताना है। अब मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वाली घोषणा कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर में, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इस सेशन को जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वाला जो है अपडेट आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा आप लोग की कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोगों के लिए लेकर आई जाए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता है कि जीएस में पीआरटी से लेकर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी जगह पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पॉलिटी के क्वेश्चंस करा दीजिए, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि जिस तरीके से आईएनएम का किया हम लोगों ने, उस तरीके से सर इकोनॉमिक्स का भी करवा दीजिए। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आप कौन सा वाला जो है सेशन पहले जाते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए मेहनत के महोत्सव में कल जो है हम ज्योग्राफी का सेशन प्लान कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं ये सेशन? और कल मैं आपको बता दूं टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो बीपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछे, ये करवाने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले कि पूरी टीम इसके ऊपर में एफर्ट्स करे, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा, जितना भी जो लोग यहाँ पर में देख रहे हैं,
वो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि हम जो है और ज्यादा मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए काम करते रहे। तो कल टॉप 50 क्वेश्चंस और उसकी टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगी। तो लाइव आना है सभी बच्चों ने, ठीक है, लाइव क्लास को देखना है। और कमेंट, जैसे कल हमने आईएनएम का सेशन किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ ज्योग्राफी का सेशन भी करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हो तो मुझे बता देंगे, यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके रेडी, और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जाके कल वाले सेशन को। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों ने सारे के सारे आंसर करने हैं यहाँ पर। मैं एक क्वेश्चन एक जो है सिर्फ इसका आंसर लगा के काम नहीं चल जाएगा। आप लोग बताइए, जैसे इसका आंसर जो है आपको पता है कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट तो है ही, ठीक है, ये आप लोगों ने आंसर लगा दिया बॉक्साइट। लेकिन अगर आप लोगों से मैं पूछूं दूसरा वाला, ठीक है, कि भाई गैलेना जो है ये किस चीज का है, तो गैलेना जो है ये याद रखना है फ्रेंड्स, लीड या सीसा जिसको आप लोग कहते हो ना, उसका है, ठीक है। उस लीड या सीसा निकलता है इससे, गैलेना से। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। सीसा, सीसा जिसको आप लोग इंग्लिश के अंदर में जो है फ्रेंड्स लीड कहते हो, लीड, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लीड इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्यूप्राइट जो है इससे निकलता है तांबा, ठीक है, तांबा, ये याद रखना है आप लोगों ने, तांबा निकलता है इससे, जिसको आप लोग इंग्लिश में कॉपर कहते हो, ठीक है, कॉपर, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। और बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। ये तीनों के तीनों जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले तीन जो है आपके जो है ओर्स है या फिर अयस्क है, जिसमें से आपका मटेरियल निकलता है या मेटल निकलता है, ठीक है। गैलिना से निकलता है सीसा या लीड, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्यूप्राइट से तांबा या कॉपर, बॉक्साइट से निकलता है आप लोगों का एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो करना चाहते हो एनसीईआरटी बेस्ड, और जो टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो कल वाले सेशन के अंदर में जरूर जुड़ना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे बचे हुए अभी तक चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज आप लोगों से छूटे ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कल जो है आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन रहेगा मेहनत के महोत्सव में, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चंस और कौन कौन सी चीजें जो है आप लोग पढ़ना चाहते हो, कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, जो सबसे ज्यादा जो है कमेंट जिसके ऊपर में आएंगे, उनको हम लोग जो है प्राथमिकता के साथ में लेंगे, ठीक है। चलिए 7 मिनट में 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, आप सभी के सभी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं थोड़ा सा आपका 30 सेकंड लेकर आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे दूं, तो मुझे हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। 1877 में, ठीक है, किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया था? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है, 3 बार, ठीक है। उसमें से पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ था, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित करने के लिए। किसने इसको किया था, किसने आयोजित करवाया था, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर मैं कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को और जो है एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। लॉर्ड लिटन के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये आपके दिल्ली दरबार के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार 3 बार दिल्ली के अंदर में दरबार भराया गया, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग जानकारी एक बार ले लेते हैं। इसका आंसर जो है लॉर्ड लिटन हो जाएगा। एक एक करके पूरा बताता हूं मैं। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला वाला, ठीक है, सबसे पहला जो दरबार भराया गया था वो भराया गया था दिल्ली दरबार 1877 में, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। उस समय वाइसराय कौन था, वाइसराय, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मैं। उस समय में वाइसराय कौन था ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन था उस समय में वाइसराय, लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन था, ठीक है। किसके लिए भराया गया था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वीन विक्टोरिया के लिए भराया गया था, तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के लिए, विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो दूसरा दिल्ली दरबार था वो जो है कब भराया गया ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखते जाइए आप लोग, 1903 के अंदर में। देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कई सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। आप लोग वो बच्चे हो जो आगे बढ़ रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। तो 1903 के अंदर में एडवर्ड 7 के लिए, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड, ठीक है, ये यहां पर मैं ये कर्जन था उस समय में वाइसराय, और एडवर्ड 7 के लिए यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, एडवर्ड 7, ठीक है। एडवर्ड 7वें नंबर का नाम, 7वें नंबर का एडवर्ड नाम का राजा था, ठीक है, उसके लिए भराया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर की। तो तीसरा दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स 1911 में भराया गया था, ठीक है। उस समय में वाइसराय था लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, हर्डिंग।
और अगर मान लीजिए कि आप लोगों का 1 2 3 आ जाए तो हर्डिंग द सेकंड आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, हर्डिंग द सेकंड, ये याद रखना है आप लोगों ने। और उस समय किसके लिए भराया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए, जॉर्ज 5 के लिए, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख दिया है एक स्लाइड के ऊपर में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहे तो मुझे कमेंट के अंदर में बता दीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिखकर सारा का सारा, ताकि इसमें अगर जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर का कोई यहाँ पर रिश्तेदार हो तो उस तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि भाई इस पे जोड़ियां मिलाने वाला, 3 जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन बनाते हैं यार इस पर, ठीक है, टफ वाला, ठीक है। ऐसा लगाएंगे अपन, बनाएंगे कि 3 इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर नीचे कर देंगे और तीनों के अंदर में जोड़ियां लगाने वाला। अब तक केवल 2 कॉलम के अंदर में बनता था, 3 वाला बनाएंगे एक क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। आप बताइए, तो आने वाले सेशन के अंदर में हम लोग जो है बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन के बारे में बात करूं तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1878 के अंदर में, आर्म्स एक्ट लेकर आया था 1878 के अंदर में ही, ठीक है। सिविल सर्विसेज की एग्जाम की एज इसने 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी थी, ठीक है। 19 साल के अंदर जो है सिविल लास्ट एज की, 19 साल से ज्यादा बड़ा जो इंसान है वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम नहीं दे सकता, और इसने दिल्ली दरबार भराया था 1877 में, ठीक है। नाउ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1877 में किसने भराया था दिल्ली दरबार? लॉर्ड लिटन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। प्लेलिस्ट बना दीजिए सर। देखिए प्लेलिस्ट जो है मैं बता दूं आपको, जो भी आंसर कर रहे हैं, अहमद जी यूट्यूब की तरफ से जो है वो गायब हुई है। आपको पता है कि टीचिंग परीक्षा का जो चैनल है वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आई है। मैं इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी के सभी लोग जितना ज्यादा, ठीक है, सेशन को शेयर करते रहेंगे, जितना ज्यादा हम लोग चैनल को एक्टिवेट करेंगे, उतना ज्यादा जो है जल्दी सारी चीजें वापस आ पाएंगी। तो आप सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार दबा के शेयर कर देंगे, ठीक है, चैनल को, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी सारी जो प्लेलिस्ट है वो वापस अब तक आ चुकी है, धीरे धीरे आ रही है बाकी की भी प्लेलिस्ट हमारी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक और थोड़ा सा जोर लगाए, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है इसको हम लोग इसको एक्टिवेट करें, ताकि जल्दी सारी चीजें वापस आ सके। तो हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, ठीक है, इसको शेयर जरूर करते रहेगा जल्दी से सेशन को। काफी सारी प्लेलिस्ट वापस आ गई है, ठीक है, और जो प्लेलिस्ट है वो भी आनी बची है, वो भी आ जाएगी। तो आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा शेयर करते रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। तो हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, ठीक है, आपको बताना है कि तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है। मान लीजिए आप जो है अभी खड़े हो यहां पर में, ठीक है, ओके, आप गड्ढा खोद के नीचे की तरफ में जा रहे हो अंदर में, तो तापमान कितना बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर में तो उसने बोल दिया वृद्धि होंगी, ये तो आपको क्लियर कर दिया, तापमान बढ़ेगा नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे आप, ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेगा? तो फ्रेंड्स, हर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि धरातल में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ में जाते हो वैसे वैसे हर 1 डिग्री सेल्सियस, हर 32 मीटर के ऊपर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसके अंदर में एक और चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाते हो वैसे वैसे भी जो है तापमान में आपको भिन्नता देखने के लिए मिलती है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हमने देखा कि हर 32 मीटर, ठीक है, गहराई में जाने पर, ठीक है, हर 32 मीटर जो है 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होता है, ठीक है, ये हमने देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, आप दूसरा वाला चीज आप लोगों ने जो याद रखनी है फ्रेंड्स, वो ये है कि हर 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर भी, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए आप लोग। हर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, और 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, अगर आप ऊपर की तरफ में जा रहे हो तो भी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। अब यहां पर में ये दोनों पॉइंट लिख दो कमेंट में, आप सभी के सभी, हर बच्चे लिखेगा। अगर रिवीजन भी कर रहे हो बाद में, ये वीडियो रिकॉर्डेड बाद में देखते हुए भी, तो भी आपने कमेंट में सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एक्टिविटी करते रहिए, जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो जो भी अभी यहां से देख रहे हो आप लोग, यहां से जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, जो जो पॉइंट बता रहा हूं, जो जो मैं आपको कह रहा हूं कि लिखते जाइए, तो कमेंट में लिखते जाना है आप लोगों ने, जब रिवीजन भी कर रहे होंगे बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखते हुए, ठीक है। और लाइव में तो लिखना ही लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि याद होता है, मसल मेमोरी बनती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कौन है, मुबशिरा मिराज जी जो है यहाँ पर में हमारे साथ में पीपीटी के ऊपर में मौजूद है। उन्होंने एक क्वेश्चन देखिए स्पीड में लगा दिया है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है,
ठीक है, एक 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, देखिए एक था स्ट्रैची कमीशन, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर में लॉर्ड लिटन जो है वो इसमें से किससे रिलेटेड नहीं है? ठीक है, आंसर कर देंगे आप लोग। लॉर्ड लिटन, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इल्बर्ट बिल जो है ना, ठीक है, ये इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि उनका दिल भारत के लिए ज्यादा धड़कता है। ओके, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रैची कमीशन जो है ये आया था आप लोगों का कि जो एक भारत के अंदर में ना फेमाइन आ गया था। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ गया था, बहुत सारे लोग भूखे थे, उसकी जांच करने के लिए और कैसे जो है खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उन सारी चीजों के जो है पता करवाने के लिए स्ट्रैची कमीशन बनाया गया था। ठीक है, फेमाइन, अकाल की जांच करने के लिए, अकाल जो पड़ा था उस समय में उसकी जांच करने के लिए, ये लॉर्ड लिटन के समय में ही बना था। शस्त्र अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये भी लॉर्ड लिटन के समय की बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय की बात है। लेकिन इल्बर्ट बिल 1883 का जो है, 1883 के अंदर में लॉर्ड लिटन जो इल्बर्ट बिल आया था, ठीक है, वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लिख दीजिए इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए, 1883 का है ये, लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में। ठीक है, इल्बर्ट बिल, इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट आप लोगों ने याद रखना है। सिविल सर्विसेज के अंदर में जो है एज किसने कम कर दी थी? ठीक है, 21 से कितना कर दी थी? 19 कर दी थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। आज जो है फ्रेंड्स फादर्स डे है। ठीक है, तो आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो है फ्रेंड्स जो एक फादर होता है ना, आप लोगों ने याद रखना है कि एक छत की तरह होता है। बारिश में आप कैसे प्रोटेक्टेड फील करते हो जब आप घर के अंदर हो, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और आप सिक्योर्ड फील करते हो। वैसे ही आपने देखा होगा कि बचपन के अंदर में, बचपन में आप जो है पिता के साय में एक जो है प्रोटेक्टेड फील करते हो। ठीक है, तो उन्हें जो है पिता को समर्पित आज का दिन, ठीक है, फादर्स डे। और आप लोगों को पता है कि फादर्स डे के नाम पर जो है आप मिठाई उनको दे सकते हो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उनको प्राउड मोमेंट्स दो। ठीक है, जहां भी है वो, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिनके फादर है, ठीक है, उनको देना है। और जिनके भगवान के पास में चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने उनके नाम पे जो है वो प्राउड फील करवाना है। ठीक है, उनको कि भाई आपने सिलेक्शन लेकर उनका नाम रोशन किया है, तो सिलेक्शन देना जो है वो खास है उनके लिए। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, 66% फ्लैट ऑफ के साथ में आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल जो है फ्रेंड ज्योग्राफी की भी क्लास हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। आपको बताना है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने निर्णय लिया था कि, ठीक है, ये बहादुर शाह जफर है, ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह होंगे, लास्ट मुगल बादशाह होंगे, लास्ट मुगल बादशाह होंगे। इनके बाद में इनका जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको केवल प्रिंस माना जाएगा, प्रिंस माना जाएगा। ठीक है, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, मतलब ये लास्ट बादशाह होंगे। तो ये किसने घोषित किया था? देखिए, अगर लास्ट मुगल बादशाह वाली बात की जाए ना, तो लास्ट मुगल बादशाह घोषित किया था लॉर्ड, ठीक है, कैनिंग ने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक और पहले भी चीज हुई थी कि लाल किला जो है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, रेड फोर्ट जो है, ठीक है, उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको अलग जगह पे रखा जाएगा जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी, उनको, उनके परिवार को लाल किले से कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाएगा, ये कहा था विलियम। ठीक है, ये कहा था आपके डलहाउसी ने। ठीक है, रेड फोर्ट वाली बात किसने कही थी? रेड फोर्ट वाली बात, ठीक है, तो ये कही थी डलहाउसी ने। ठीक है, डलहाउसी, ठीक है, रेड फोर्ट वाली बात, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, रेड फोर्ट की बात। लेकिन अगर आप लोगों से बात की जाए कि अंतिम मुगल सम्राट होंगे, ये किसने कहा था? तो अंतिम मुगल सम्राट लॉर्ड कैनिंग ने कहा था 1856 के अंदर में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट याद रखने आप लोगों ने। गवर्नर जनरल डलहाउसी ने क्या कहा था, बताइए जल्दी से। 1849 में कब कहा था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आप लोगों का अलग अलग एग्जाम के अंदर में पूछा गया है। 1849 के अंदर में कहा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो उनके परिवार को लाल किले के बाहर कहीं तो भी शिफ्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे, उन्होंने कहा था 1856 में कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे तो उनके बाद में किसी को भी बादशाह घोषित नहीं किया जाएगा, ये आखिरी मुगल बादशाह हो गए।
अब आप देखिए, ये डलहौसी ने कहा था 1849 में, इनकी मृत्यु हुई 1862 में, वो भी जेल में। अगर जेल में नहीं होते तो शायद और ज्यादा जीते। तो कितने साल पहले, 13 साल पहले जो है इनके मरने के पहले कह दिया गया कि इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो भाई अभी तो इंसान मरा भी नहीं है। ठीक है, और जो कैनिंग था उसने 1856 में, मतलब इनके मरने के जो है 6 साल पहले बोल दिया कि जब ये मर जाएंगे तो ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो कैसा लग रहा होगा यार इनको, ठीक है, कि सब इनके मरने की दुआ कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि आप लोगों से पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अंतिम मुगल सम्राट होंगे जो है ये किसने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह में वो कहां से उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में बेगम हजरत महल वाज अ पार्ट ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, जल्दी बताइए आप लोग। हम 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से कि सर सेशन लाइक डन। ठीक है जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बेगम हजरत महल जो है इन्होंने, ठीक है, लखनऊ से भाग लिया था, ये आप लोगों ने याद रखना है 1857 के विद्रोह के अंदर में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ के अंदर में। देखिए लखनऊ के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो वाजिद अली शाह थे वो अवध के नवाब थे। लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका था वो अवध रियासत थी, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, आखिरी नवाब। ठीक है, क्या हुआ कि उनको मिस गवर्नेंस के आरोप में गद्दी से हटा दिया गया और अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया 1856 में। ठीक है, और उनको कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था, सिर्फ वाजिद अली शाह को। ठीक है, तो उन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश कादर को घोषित कर दिया कि ये अब नया नवाब है, ऐसा घोषित कर दिया। ठीक है, और उनके बिहाफ पे वो लखनऊ में जो है वो लड़ने लगी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ब्रिटिश कादर कौन थे, अवध के जो है वो बेसिकली वाजिद अली शाह जो थे उनके बेटे थे, बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के बेटे थे। 11 साल का छोटा सा बच्चा था। ठीक है, तो ब्रिटिश कादर और बेगम हजरत महल जो है उनका नाम आता है लखनऊ से लड़ने के लिए, ये याद रखना है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्रिटिश कादर तो छोटा सा बच्चा था 11 साल का। ठीक है, तो बेगम हजरत महल लड़ रहे थे वहां से, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ तो ये बेगम हजरत महल कहां से लड़ रही थी, लखनऊ से लड़ रही थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये आप लोगों को बताना है, बताइए जल्दी से। और आज जो है फ्रेंड्स लास्ट चांस आप सभी लोगों का, आज 8 बजे एआई की क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्मार्ट स्टडी के लिए। उसमें मैं आप लोगों को जो है 10 ऐसे टूल बताऊंगा जिससे आपकी स्टडी की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ 10 में से 2 टूल ऐसे भी रहेंगे जिससे आप पढ़ते पढ़ते अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर में वीडियोस बिना फेस दिखाए, बिना किसी एफर्ट के जो है वीडियोस डाल के आप पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल्स लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपने एक बहुत अच्छा कदम ले लिया है। और जो लोग बचे हुए, एक मूवी टिकट से भी कम दाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये मौका मिल रहा है और ये आखिरी मौका है। ठीक है, इसके बाद में जो है आप लोगों का शायद आपको ये मौका ना मिले। ठीक है, चलिए, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, पाल्मस्टन जो है ये 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय में थे। अब अगर मैं बात करूं यहीं पर, ठीक है, लॉर्ड एटली आजादी के समय में, जब भारत को आजादी मिल रही थी उस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, अगर ये आ जाए तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में कौन था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल थे, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाल्मरस्टन, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, जो विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था, ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और क्लीमेंट एटली जब भारत को आजादी मिल रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, लिख दीजिए कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स 2000+ लाइक्स के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कल ज्योग्राफी की क्लास है, सभी लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को जाके लाइक कर देंगे और लिख भी देंगे कि आप कितने भी नंबर के जो है लाइक किया आप लोगों ने। आपने पिछले बार भी देखा था कि इतने हजारों बच्चों ने देखा था, लेकिन कितने लॉयल बच्चे वो वहां पर में आपको दिख जाते हैं। तो सेशन को लाइक करके अपना नंबर लिख दीजिएगा वहां पर में कि कितने नंबर के हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी के भी मैं क्वेश्चंस इसी तरीके से टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ साथ में बाद में फिर इकोनॉमिक्स के ऐसे करवा दूं, तो मुझे सेशन के अंदर में बता दीजिएगा। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा हम लोग उसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है उसमें हर जो है
2 साल में एवरी, ठीक है, 2 ईयर्स में, ठीक है, 1/3 जो सदस्य है वो रिटायर हो जाते हैं, 1/3 रिटायर होते हैं उसमें, पूरे कभी भी एक साथ रिटायर नहीं होते, ठीक है। तो ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के सदस्य जो है, जो सदस्य होते हैं इसके, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, कभी भी इसके सारे सदस्य एक साथ रिटायर हो गए ऐसा कभी नहीं हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया? बी आंसर लगाया, मैक्सिमम 55% लोगों ने बी आंसर लगाया है। प्लीज एक बार बता दीजिए अगर अब समझ में आ गया है तो। मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर लगाया था, ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा तो बता दीजिएगा। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के मेंबर्स जो है, अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो ये परमानेंट हाउस है, इसका ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, लोकसभा के मेंबर का 5 साल का, और लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल का। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, ठीक है। जैसे अभी हमारी 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग समय पे वो डिसॉल्व हो गई है, 5 साल कंप्लीट हुए तो डिसॉल्व हो गई, उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, उसका विघटन किया जा सकता है, नए चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन राज्यसभा का एक साथ पूरा का पूरा विघटन कभी नहीं होता। जब से पहली बार राज्यसभा बनी थी 1952 में, तब से अब तक वही राज्यसभा चल रही है, पहली राज्यसभा हमारी, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल और उनके सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, जो है 5 साल का होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत अच्छे से समझाया सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा जो है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, राज्यसभा के अंदर में मैक्सिमम जो सीट्स हो सकती है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम सीट जो है ये याद रखना है 250 हो सकती है अभी फिलहाल में, ठीक है, जिसमें से अभी हम प्रेजेंट में कितनी यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं केवल, ठीक है, 245, ठीक है। अगर 250 होती टोटल, ठीक है, तो जिसमें से, ठीक है, 238, ठीक है, चुनकर आते, चुनकर, ठीक है, चुनकर आते, और 12 जो है नॉमिनेट होते, नॉमिनेट, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते 12 लोगों को। लेकिन जब 245 हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस समय में 233 जो है वो चुनकर आते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये 5 जो चुनकर आने चाहिए थे वो अभी हम लोगों ने रिजर्व में रखा हुआ है, इन फ्यूचर कभी तो भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रेजेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 245 की है, बट एक्चुअल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की वो 250 हो सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, प्रेजेंट में हम 245 ही यूज कर रहे हैं, 5 हम लोगों ने रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में? अलग अलग क्षेत्रों से बिना किसी चुनाव के उनको भेज दिया जाता है लोग राज्यसभा के अंदर में, ठीक है, 12 लोगों को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछने की प्रबल संभावना, ठीक है। 2500 लाइक्स के हम लोग पास पहुंच चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। नाउ भारतीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है फ्रेंड्स कब की गई थी, कभी अस्तित्व में आया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में कब आया था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले जो है एक था हमारा फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट, ये याद रखना है, कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1937 के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के पहले। उसके जगह पे उसको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया, ठीक है। ये आया था आप लोगों का, ठीक है, 28 जनवरी, ठीक है, 1950 को। कहीं पे दिया है क्या? आप देख लीजिए, 28 जनवरी 1950 दिया है क्या? अगर दिया है तो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। या फिर आप लोगों को पता ही है कि क्या आंसर लगाना है, फिर आप लोगों ने बताइए, अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या आंसर लगाना है आपको पता है, कमेंट में जल्दी से आंसर लगा देंगे आप सभी के सभी, आग लगा दो कमेंट के अंदर में, ठीक है। और मुझे पूरा नंबर चाहिए आप लोगों से लिख के, मुझे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के साथ में मुझे नंबर भी चाहिए, ऑप्शन जो भी है, और उसके साथ में आप डेट लिखोगे, ठीक है। तो प्लीज यहां पर मैं आप लोग इसका आंसर लगाएंगे, नन ऑफ दी अबव। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं, ये टीआरई 1 के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी के भी मैं सारे क्वेश्चन करा दूं इस तरीके से, ज्योग्राफी के भी करा दूं, ठीक है। और हम जितने पेपर्स हुए, क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, वो तो ऑलरेडी करने ही वाले। रैंक बूस्टर सीरीज जो आप लोगों की होंगी पेड क्लास के अंदर में, पेड वाले बच्चों के लिए फ्री है, और जो अदर स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीमियम अलग लेवल की है, क्योंकि उससे आप लोगों का रैंक बूस्ट जो हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि टॉप 100 में से जो है टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स आए, तो वो उसके लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। रैंक बूस्टर सीरीज आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका रैंक बूस्टर भी स्टार्ट होंगी रिवीजन सीरीज के साथ साथ में, जिसमें क्या होगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए वो सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा तो मैं आपको फेडरल कोर्ट के बारे में भी बता दूंगा वही के वही, ठीक है, और अलग अलग जो तारीखें है ऑप्शन है उनको भी एलिमिनेट करना सिखाऊंगा, तो वो आप लोगों के लिए जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए फ्री रहेगा वो, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों को और चाहिए, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य, देखिए जब आपको अधिकार मिलते तो आपके कर्तव्य भी होते कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए 3288 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2461 बच्चों ने 2461 बच्चों ने लाइक किया हुआ है, तो कई सारे लोग जो है हमारे भारत सरकार को समझ में आया कि लोग फंडामेंटल राइट्स ले लेते लेकिन ड्यूटी नहीं निभाते, अपनी कर्तव्य नहीं निभाते अपने, तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि लोग अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, ठीक है, और केवल उनको चाहिए होगा फंडामेंटल राइट्स चाहिए होंगे लेकिन ड्यूटीज नहीं निभाते, इसलिए जो है हमारे भारत सरकार ने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर, ठीक है, 1976 के अंदर में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारत के संविधान के अंदर में कौन सा आर्टिकल जोड़ा, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा आर्टिकल जोड़ा था? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन सकता है। तो आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा, जिसके अंदर में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी आपकी जोड़ी गई, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, और अब आपकी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो गई है? 11, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 51A केवल एक ही आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। अच्छा, ये कौन से पार्ट में दिया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी, अगर ये कभी पूछ ले तो पार्ट नंबर 4A बोला जाता है इसको, 4A, ठीक है, पार्ट नंबर 4A, एक ही आर्टिकल है उसमें बस, 51A आर्टिकल, ठीक है, पार्ट नंबर 4A। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एकदम स्पीड में, जितने बच्चों को समझ में आ गया वो जल्दी से मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको देखकर आंसर करेंगे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के अंदर में कौन से वाले कौन से वाले संविधान संशोधन से जोड़ा गया? स्पीड में आंसर लिखते जाएंगे आप सभी के सभी, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कौन से साल में जोड़ा गया, मैं जो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर लिखते जाएंगे एकदम स्पीड में, अगर आपको याद रखना है सारी चीजें एग्जाम के अंदर में भी, तो ठीक है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सी समिति थी जिसने इसको सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। कौन सा जो है आर्टिकल जोड़ा गया है संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी का, ये भी कमेंट में आंसर लगा देंगे आप लोग, ठीक है, 51A, और कौन सा पार्ट जोड़ा गया है, कौन सा पार्ट है? 4A है, 4 और 5 के बीच में 4A जोड़ दिया गया और उसमें केवल एक आर्टिकल रखा गया है 51A। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी ओरिजिनली, बाद में एक और जोड़ी गई, अब 11 हो गई है हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट, अच्छा हमने मौलिक कर्तव्य लिया कहां से? फंडामेंटल ड्यूटीज USSR से लिया है, ठीक है, जिसको जो है सोवियत संघ भी बोला जाता है शॉर्ट में हिंदी में, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा पार्ट अब रशिया बचा है। USSR तो अब डिसॉल्व हो गया, 15 देशों में टूट गया है, तो उस समय USSR नाम से एक संघ हुआ करता था, देश हुआ करता था, जो बाद में 15 देशों में टूट गया, ठीक है, वहां से हमने लिया था मौलिक कर्तव्यों को, वहां पर में मौलिक कर्तव्य थे और आज भी रशिया के अंदर में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को जो है मैंने पढ़ाई है, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में डिटेल में हमने चर्चा की, मैंने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद करवाया आप लोगों को, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं ना वो लोगों को बता दो 7611 101 101 या फिर 9697 888 444 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स याद करवाए हैं इवन आप लोगों को, और उसके क्वेश्चन भी कराए हैं। व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग या फिर कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। और जो उन बच्चों ने ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का बहुत जल्दी फायदा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। कल वाली जो है INM की टेस्ट कहाँ पे एप्लीकेशन पे है? मिली नहीं ब्यूटी सिंह जी, वो ऑलरेडी डली हुई है, आप देखिएगा, मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ आपको वीडियो में, ठीक है। प्लीज टीम एक बार जो है टेस्ट का कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, कहां पर में उसका लिंक है, ठीक है। अटल टनल की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है, बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा इसके बारे में जानकारी देता हूं, एकदम तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये जो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अटल टनल की, तो अटल टनल जो है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर की है, और ये कहा दिया हुआ है आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो में, और एनसीईआरटी डू यू नो पेड स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है ये,
कितने लोगों को मिल चुका है, डू यू नो? जो पेड स्टूडेंट है जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। एनसीईआरटी डू यू नो पूरा आपको मिला हुआ है, देखिए यहां से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो पूरा दे दिया गया है। आप देख सकते हो यहां पर में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है आपकी, ठीक है, 9.02 किलोमीटर की है, ठीक है। कौन सी वाली है, ठीक है, आप लोगों की अटल टनल, ठीक है, अटल टनल। इसको बनाया किसने था? बीआरओ ने बनाया है, ये क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने इसका गठन किया है, ठीक है। ये किससे किसको जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनाली से किसको जोड़ती है? लाहौल स्पीति को। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं कि उनको मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति को, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। लिख दो आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये याद रखना था आप लोगों ने, मनाली और लाहौल स्पीति को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है पीर पंजल रेंज में मौजूद है। पीर पंजल रेंज में कौन से वाले पर्वत श्रृंखला में मौजूद है, ये भी लिख देंगे, पीर पंजल में। पीर पंजल पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है, तो इसी वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक है आप लोगों की वेस्टर्न पीर पंजल और एक है ईस्टर्न, पूर्वी पीर पंजल रेंज। तो ये पूर्वी पीर पंजल रेंज के अंदर में है, ईस्ट वाले क्षेत्र के अंदर में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ईस्टर्न पीर पंजल रेंज के अंदर में मौजूद है ये पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के अंदर में, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है पीर पंजल पर्वत श्रृंखला उसके ईस्टर्न वाले भाग में है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए आप लोग यहां पर में 67वीं बीपीएससी के अंदर में 2022 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आप लोग लिखोगे, जल्दी जल्दी से लिखिए, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से लिखते जाएंगे यहां पर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग जो है रोहतांग के अंदर में मौजूद है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज में, ठीक है। मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है, तो इसकी जो लंबाई है 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, ठीक है, पेड कोर्स के अंदर में। उसको भी आप लोग जरूर सारा का सारा अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो 9.02 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्टली आप देख लीजिए 2022 में क्वेश्चन आया था, और ये 2000 जो है फ्रेंड जो है आपका 23 के अंदर में भी क्वेश्चन ही आप लोगों का आया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, जो आपको पढ़ा रहे वो। अब देखिए और क्या क्या बन सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? ये आंसर आप लोगों ने कमेंट के अंदर में करना है, स्पीड में बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? 1426 का चैट रेट चल रहा है, स्पीड में आप लोग आंसर करते जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा लाहौल स्पीति, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कौन से वाले रेंज में है ये बताइए? लद्दाख श्रेणी में, झांसकर श्रेणी में, या फिर पीर पंजल श्रेणी में? कौन से वाले श्रेणी के अंदर में ये टनल बनाई गई है, ये भी आंसर कर देंगे आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया अभी के अभी, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी के, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को और ज्यादा जो है एक्सटेंड करके एफर्ट्स के साथ में पढ़ाया जाए? तो मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों की जो क्लास होने वाली है, उसके लिए आप सभी लोगों ने तैयार रहना है। हर बच्चा उस सेशन को जाके लाइक कर देगा, नोटिफाई मी का बटन दबा देगा, और जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कल आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया था आईएनएम के अंदर में, ठीक है, 6000 बच्चे लाइव का, इस वजह से हम लोग जो है आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का लेकर आ रहे हैं। कल हम लोग जो है 6500 बच्चों का लाइव का टारगेट रखते हैं, हर बच्चा लाइव आएगा, ठीक है। तब जाके हम लोग जो है फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटी है आपका, उसकी क्लास भी एक लेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस की, और इकोनॉमिक्स की भी लेंगे। और फिर आप लोग जो जो बताते जाओगे करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस अगर कराने हैं जनवरी से लेकर अभी जून तक के पूरे, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। लेकिन टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट करने, क्योंकि टीम बहुत मेहनत करती है, रात रात भर जागकर आप लोगों के लिए एफर्ट करती है। नाउ अब देखिए फ्रेंड, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं? देखिए टाइडल फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, टाइडल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके, ठीक है। ज्वारीय वन क्षेत्र बोला जाता है टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा ये मिलते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, और उसके बाद में नंबर आता है गुजरात का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल फिर गुजरात, ठीक है। तो आंसर देखिए यहां पर मैं आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगा दिया यहां पर मैं आपका आंसर। यहां पर मैं देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली भूमि के अंदर में मिलते हैं आपको,
ठीक है। डेल्टाज जो होते हैं जहां पर में नदी समुद्र में मिलने वाली होती है ना, उससे पहले डेल्टा बनते हैं, थोड़ा दलदली भूमि टाइप का बनती है, वहां पर में ये मिलते हैं। ठीक है। टाइडल फॉरेस्ट या फिर ज्वारीय वन, इनको मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इस पर अभी क्वेश्चन मैं आपको बना के जो है अभी आपको दिखा भी दूंगा, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्वारीय वन को ही मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। ठीक है। डेल्टा में मिलते हैं, दलदली भूमि के अंदर में मिलते हैं, ये वेटलैंड के अंदर में। डेल्टाज जहां पर में वेटलैंड आप लोगों का बनता है, दलदली भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। ठीक है। आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती है आप लोगों की, वहां पर में आप लोगों को मिलता है आर्द्र भूमि के अंदर में। ठीक है। सबसे ज्यादा आपको जो टाइडल फॉरेस्ट या आर्द्र भूमि वाले वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। ठीक है। 42.45% के साथ में, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आता है बारी गुजरात की 23.66% के बाद में साथ में, और उसके बाद में आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों ने 12.39% के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि भाई सबसे ज्यादा टाइडल फॉरेस्ट या सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, या सबसे ज्यादा वेटलैंड फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में कहां मिलते हैं? गुजरात में। फिर उसके बाद में कहां मिलते हैं? तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है। ज्वारीय वन को ही क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मैंग्रोव। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आप लोग बोलते हो। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर में मिलते हैं, उसके बाद में बारी आती है गुजरात की, उसके बाद में अंडमान निकोबार की बारी आती है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और। ठीक है। ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं कल। तो आपको अगर सफलता हासिल करनी है, आपको आगे बढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो कल का सेशन लाइव देखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है। और उसके बाद में आपको टेस्ट भी मिलेंगी। ठीक है। अब देखिए ये ओपीएससी, ठीक है, ओएस की एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश में सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण या फिर टाइडल फॉरेस्ट का आवरण, या फिर आप लोग बोल सकते हो आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, आर्द्र भूमि के वन वाला क्षेत्र कहां पर में मिलता है? आप बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी से। 3000 लाइक से हम लोग केवल और केवल जो है फ्रेंड 78 लाइक्स दूर है। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करता रहेगा। ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे सेशन को। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर में मिलते हैं। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है। कितने बच्चों ने सही आंसर किया था? एग्जाम वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो हाथ ऊपर कर देंगे एक बार ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सके अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर में भारत में ब्लैंक को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में। ज्वारीय वन टाइडल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। अभी आपको बताया मैंने कि भाई आप लोगों के जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स, जिनको आप लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हो, उसको जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हमने वेटलैंड्स, ठीक है, आर्द्र भूमि। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छे से देखना है। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के अंदर में आप लोगों के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हीं को मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। तो आप लोगों का जो भी आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, वो सारे के सारे बहुत रिसर्च करके अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके एग्जाम के अंदर में। ठीक है। चलिए कांग्रेचुलेशन, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। अब और क्वेश्चन जो है हमारे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। एचटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का टीजीटी के अंदर में, जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्पीड में। और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आप लोगों को हर एक लेक्चर जो है फ्रेंड्स टाइमली मिलता रहे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इनको कहा जाता है। आप देखिए एक से एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर में आधारित क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा जो आपको पढ़ाता है ना, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसके साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलती है। और ऐसे ही टीचिंग परीक्षा की टेस्ट में भी, चाहे वो आपकी पेड टेस्ट हो, ठीक है, लेक्चर में हर सेशन जो आपको होता है, आपका क्लास की टेस्ट आपको मिलती है, उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। हर जो टेस्ट सीरीज आपको जो प्रोवाइड की गई उसमें भी आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। तो टीचिंग परीक्षा का जो एक्सप्लेनेशन है उस पर कई सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके। तो इसीलिए अच्छे से सेशन देखिए आप लोग और आगे बढ़ते रहिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया था और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगा दिया आप लोगों के लिए। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी।
और ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में आने के पहले मैं टीचिंग परीक्षा पे आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका था। मैं पेड क्लास का आप लोगों को ये दिखा भी देता हूं, ठीक है, प्रूव आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये क्लास के अंदर में पेड क्लास का वीडियो है, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी उसको रिमूव कर दिया गया था 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के जरिए, ठीक है। पूरा आपको बताया था मैंने कि एबॉलिश कर दिया गया था। ये पेड क्लास का वीडियो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पहले ही पूरा पढ़ा चुका था आप लोगों को, ठीक है। इसमें पूरा बताया था कि एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, यूरोपियन और इंडियन जो पेरेंट्स है उनके संगम से बना हुआ कोई बच्चा है तो उसको एंग्लो इंडियन, भारतीय आंग्ल जो है व्यक्ति बोला जाता था, ठीक है। तो उनके लिए 2 सीट लोकसभा में रिजर्व थी, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई सीट रिजर्व या रिजर्व इन द सेंस नॉमिनेट करने की प्रक्रिया थी कि डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता था उनको बिना चुनाव के, वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 2 के अंदर में आप लोग देख सकते हो, उसको पढ़ाया था मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर में। ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों का अवेलेबल है, ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी क्लास के अंदर में। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, ये क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों से तो आप लोग क्या आंसर करोगे, ठीक है। तो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2019 में हुआ था, ये इसके जरिए समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, 108 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये महिला रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड है। वुमेन रिजर्वेशन, कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। आप लोगों को ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि बहुत ही एक बड़ा कदम है, ठीक है। भारत के लोकसभा में और जो विधानसभा है उनके अंदर में, ठीक है, कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, 33% रिजर्वेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर में, ठीक है, 108 नंबर के संविधान संशोधन के जरिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो प्लीज जो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उनको भी लिखते जाइए आप लोग कमेंट के अंदर में, क्योंकि इससे आप लोगों की और ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एफिशिएंसी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पढ़ाया, ये देखिए वो स्लाइड है जिससे मैंने पढ़ाया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है। आपका अध्यादेश लाने की शक्ति भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 213 में गवर्नर की है और 123 के अंदर में राष्ट्रपति की है। सारी की सारी चीजें, सारे 100 नंबर का जो अमेंडमेंट था वो किस चीज से रिलेटेड है आपका, बांग्लादेश के साथ में हमने टेरिटरी को एक्सचेंज किया था कि कुछ हमने हमारी वाली जो टेरिटरी है जो बांग्लादेश क्लेम कर रहा था उसको दे दी और हम जिस पे क्लेम कर रहे थे कुछ इलाके गांव वगैरह वो हमने ले लिए थे, तो आदान प्रदान आटा साटा कर लिया था हम लोगों ने इसमें, ठीक है। ये याद रखना है आपने। 100 नंबर का संविधान संशोधन था 2015 के अंदर में, ठीक है, मतलब कुछ जमीन हमने बांग्लादेश को दी और कुछ जमीन बांग्लादेश से ले ली ताकि वो बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाए, ठीक है। 102 नंबर का संविधान संशोधन जिससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी ये बनाया गया था, ये मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल वाले लेक्चर में भी कराया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 338 बी और 342 ए इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान के अंदर में जो ओबीसीज है उनके लिए कमीशन अलग से बनाया गया था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। आपके पॉलिटी वाले अगर टॉप पॉलिटी वाले क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो कल 6,500 बच्चों का लाइव का टारगेट रखते हैं, हर बच्चा अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कल लाइव आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और आज आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास भी है, एआई की, ये मौका आप लोगों से छूट ना जाए, ठीक है। आज 8 बजे क्लास है, इससे पहले आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। एक मूवी टिकट से भी कम दाम के अंदर में आप लोगों का जो है आप लोगों का करियर, आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो रही है, आप लोग फ्यूचर प्रूफ बन जा रहे हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर में है। और जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग जो है 66% ऑफ के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। 96978844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो आप लोग और कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, टीम आपकी मदद कर देगी, ठीक है। चलिए फादर 2025 इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 66% आप लोगों को डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं हमारे कल वाले क्लास में, ठीक है। आप लोग इस क्लास के अंदर में जाकर जो है लिख दीजिएगा कमेंट में, और आज जो भी चीजें सीखी है उसके इस सेशन के कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग बता दीजिएगा, और क्या आप लोग ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो ये भी बताइए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लाइव कोर्स के अंदर में आपको सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है पेड क्लास के अंदर में, ठीक है। 12,000 से ज्यादा का मटेरियल आप लोगों को मिल जा रहा है, और प्लस हमारा जो टारगेट है वो है टॉप 100 में आने का, टीचिंग परीक्षा का, ठीक है। टॉप 100 में टीचिंग परीक्षा का दबदबा होना चाहिए, ये हमने टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। और अगला नंबर, अगली फोटो आपकी चाहिए मुझे न्यूज़पेपर्स के अंदर में। 7 दिन 7 टेस्ट आपकी चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, जाइए जरूर और उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। कैसे जो है आप लोग दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है।
ठीक है। हाँ जी, आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को टेस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सारी की सारी यूट्यूब की क्लासेस की, तो आप यहाँ पर में देख लीजिए, सारी आप लोगों को दी गई है, पीडीएफ्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, वहां पर सबसे ऊपर में ही आपको मेहनत का महोत्सव दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइन हो जाना है आपने। ठीक है, कंटेंट में आपको सारी टेस्ट मिल जाएगी। ओके, और जो टॉप 1000 बच्चे रहेंगे 7वें दिन, ठीक है, उन लोगों को टीचिंग परीक्षा का टेस्ट सीरीज महापैक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप जाते हो उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर में, ठीक है, यहां पर में आपको मेहनत का महोत्सव दिख जाएगा, उसके ऊपर में आप जाएंगे, अंदर में एक कोर्स आपको मिलेगा, फ्री है बिल्कुल, आपको गेट दिस कोर्स पे फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे, एक बार और आएगा एनरोल फॉर फ्री। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर आएगा आपको, और आपको ये ओवरव्यू में हो, आप कंटेंट में आपको जाना है, कंटेंट में जैसे आप जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पर में सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बीपीएससी, सीटेट, केवीएस, जितनी भी सारी फ्री चीजें मिल जाएंगी आपको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल वाले सेशन के अंदर में मिलते हैं हम लोग, जहां पर मैं ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आज 8 बजे सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं जो जिन्होंने एआई का कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर में जुड़िएगा। ठीक है, हम लोग टॉप 10 एआई जो है उसको देखेंगे, जो आपकी पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। एआई कैसे परचेस करना है, आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर मैं आपको मिल जाएंगे लिंक। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।